मैं डॉक्टर तनलाल, सहायक प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली, जिला रेवाड़ी। आज हम हिंदी नाटक विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य में नाटकों की समृद्ध परंपरा देखी जा सकती है। लौकिक संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास, भास, विभूति आदि ने श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम संसार के श्रेष्ठ नाटकों में से एक है। इस युग में नाटकों में काव्यात्मकता की अधिकता होती थी और ये नाटक रंगमंच पर भी अभिनीत होते थे। संवाद की दृष्टि से भी ये नाटक सफल नाटक कहे जा सकते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में तो नाटक को दृश्य काव्य की श्रेणी में रखकर उसके अंगों तथा भेदों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। हिंदी में नाटकों का आरंभ अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व ही हो चुका था, लेकिन उनको हम विशुद्ध नाटक नहीं कह सकते। बिहार में विदेशियों, ब्रजभाषा में रासलीला, बंगला में जात्रा आदि जन नाटक के रूप हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि नाटक का उद्भव यहीं से हुआ। अब हम हिंदी नाटक के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। सच्चे अर्थों में हिंदी नाटक का उद्भव पारसी रंगमंच के समय हुआ। 19वीं सदी के आसपास भारत में अंग्रेजों ने पारसी रंगमंच और थिएटरों का प्रयोग किया। इन रंगमंचों व थिएटरों ने भारतीय जनमानस तथा साहित्यकारों पर विशेष प्रभाव डाला। फलतः बंगला में अनेक नाटकों की रचना हुई और उनका रंगमंच पर अभिनय भी हुआ। इन नाटकों की बढ़ती लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप बंगला के प्रमुख नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इनके अतिरिक्त हिंदी की अनेक बोलियों या उपभाषाओं जैसे ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी आदि में भी नाटकों की रचना हुई। मैथिली भाषा में विद्यापति कृत गोरक्षनाथ एक प्रमुख नाटक है। इसी प्रकार ब्रजभाषा में जिन नाटकों की रचना हुई उनमें महाराजा यशवंत सिंह द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोदय, नेवाज कवि द्वारा अनुदित शकुंतला नाटक आदि के साथ साथ प्राणचंद कृत रामायण महानाटक, उदयकृत राम करुणाकर आदि प्रमुख हैं। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर अनेक विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न हैं। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। यद्यपि यह नाटक ब्रजभाषा में रचित है, फिर भी अधिकांश विद्वानों ने इसे ही हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटकों की परंपरा की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। इसके पश्चात इन 150 से भी अधिक वर्षों में हिंदी नाटक ने एक लंबी यात्रा को पूरा किया है। इसका अभी भी विकास हो रहा है। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक में मील के पत्थर हैं, अतः उन्हीं के नाम के आधार पर हिंदी नाटकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। हिंदी नाटकों के विकास को मुख्यतः 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है भारतेंदु युग। सच्चे अर्थों में भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की विकास यात्रा को आरंभ किया। सन 1861 में उन्होंने
उन्होंने बंगला नाटक का अनुवाद करके विद्या सुंदर शीर्षक नाटक की रचना की। भारतेंदु ने अनुदित व मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। उनके मौलिक नाटकों में वैदी की हिंसा न भवती, चंद्रावली, भारत, दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार उन्होंने अंग्रेजी नाटकों व संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। उनके अनुदित नाटकों में रत्नावली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु ने अपने नाटकों में भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों एवं समस्याओं आदि का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का और राजनीतिक परिस्थितियों को भी अपने नाटक में स्थान दिया। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख नाटककारों में बाल कृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, लाला श्री निवास दास, बद्रीनाथ आदि का नाम लिया जा सकता है। इस युग में जिन नाटकों की रचना हुई उन्हें विषय वस्तु के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है: सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक तथा रोमांटिक नाटक। इस युग में बाल कृष्ण भट्ट ने दमयंती, स्वयंवर, वेणी संहार जैसे पौराणिक व ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, तो दूसरी ओर उन्होंने नई रोशनी का विष जैसा काम वैसा परिणाम आदि सामाजिक नाटकों की रचना भी की। इस युग के एक अन्य प्रमुख नाटककार लाला श्री निवास दास हैं, जिन्होंने रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। राधा कृष्ण दास अपने ऐतिहासिक नाटकों जैसे महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती आदि के लिए विख्यात हुए। इस युग के अन्य प्रमुख नाटकों में राधाचरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र कृत भारत, दुर्दशा, देवकी नंदन त्रिपाठी कृत भारत हरण आदि का नाम लिया जा सकता है। भारतेंदु युग में अनेक नाटककारों ने अंग्रेजी, बंगला व संस्कृत के अनेक नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें शर्मिष्ठा, नवाब सिराजुद्दौला, ओपोलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रसिद्ध हैं। अब हम दूसरे युग यानी प्रसाद युग की बात करते हैं। जिस प्रकार हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का आविर्भाव एक बड़ी घटना थी, ठीक उसी प्रकार हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का आगमन एक बड़ी सुखद घटना थी। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में मुख्यतः ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। उन्होंने अपने नाटकों की रचना करते समय रंगमंच की सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा तथा उन्होंने माना कि नाटक के लिए रंगमंच होते हैं, न कि रंगमंच के लिए नाटक लिखे जाते हैं। उनके द्वारा रचित नाटकों में करुणालय, सज्जन, कल्याणी, प्रणय, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि प्रमुख हैं। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से देश के गौरवशाली अतीत, देश के महापुरुषों की वीरता आदि को दर्शाकर तत्कालीन पराधीन भारतीयों के मन में एक नई चेतना भरी। उनके नाटकों में देशभक्ति, राष्ट्र उद्धार आदि का स्वर प्रधान है। इस युग में रचे गए अन्य हिंदी नाटकों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना की प्रधानता है। इस युग के नाटकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है।
पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक तथा सामाजिक नाटक। इस युग के प्रमुख पौराणिक नाटकों में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कृष्णार्जुन युद्ध, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित विक्रमादित्य, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित सुभद्रा आदि का नाम लिया जा सकता है। इसी प्रकार इस युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित सेनापति उद्दल, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित अशोक, प्रेमचंद द्वारा रचित करबला, चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित अमर राठौर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस युग में जिन सामाजिक नाटकों की रचना हुई उनमें हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित रक्षाबंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित सन्यासी, आधी रात, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित अत्याचार का परिणाम, प्रेमचंद द्वारा रचित संग्राम, सुदर्शन द्वारा रचित अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित चुंबन आदि प्रमुख हैं। इस युग में कुछ गीति नाट्य भी लिखे गए जिनमें मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित अनग, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित तारा आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त प्रसाद युग में दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, भूल चूक, चोर के घर, छिछोर आदि हास्य व्यंग प्रधान नाटकों की भी रचना हुई। अब हम तीसरे युग में आते हैं, उसका नाम है प्रसादोत्तर युग। इस युग में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के उपरांत सन 1938 से लेकर 1950 तक के नाटकों को शामिल किया जा सकता है। इस युग में हिंदी नाटक में विषय वस्तु, शिल्प आदि की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस युग में पौराणिक नाटकों की घटती लोकप्रियता के कारण उनकी कम रचना हुई। इस युग में नाटकों को विषय वस्तु के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक नाटक, सांस्कृतिक व सामाजिक नाटक, राजनीतिक नाटक व समस्या प्रधान नाटक। इस युग में ऐतिहासिक नाटकों में मुस्लिम, राजपूतों व मराठा कालीन ऐतिहासिक वीर पुरुषों के जीवन की घटनाओं को आधार बनाया गया है। इस युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों में उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित दाहर, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित राजमुकुट, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जयपराजय आदि का नाम लिया जा सकता है। इन ऐतिहासिक नाटकों में ऐतिहासिक महापुरुषों के माध्यम से जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना भरने का प्रयास किया गया। इस युग के सामाजिक, राजनीतिक, समस्या प्रधान नाटकों में सेठ गोविंद दास द्वारा रचित सेवापत, संतोष कहाँ, अमीरी गरीबी, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान, बेटा, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित धीरे धीरे, राखी की लाज, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित अंगूर की बेटी आदि को विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन नाटकों में मुख्य रूप से नारी शिक्षा, विधवा विवाह, संयुक्त परिवार की समस्या तथा काम समस्या को उठाया गया है। अब हम चौथे युग में आते हैं, वो है स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्रोत्तर युग। सन 1950 के पश्चात हिंदी नाटक में एक नया आयाम स्थापित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की साधारण जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही थी जो कि मानव निर्मित थी। विशेषकर निम्न मध्य वर्ग की बढ़ती महंगाई, आडंबरपूर्ण जीवन शैली आदि के कारण भीतर से
खोखला हो चुका है। इस वर्ग में अशांत दाम्पत्य जीवन, बढ़ती भौतिकवादी प्रवृत्ति आदि के साथ साथ समाज में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार हिंदी नाटक की विषय वस्तु में मध्य वर्ग एवं उसकी समस्याओं को मूल स्थान दिया गया है। इसके विज्ञान के बढ़ते प्रभाव का भी हिंदी नाटकों पर प्रभाव पड़ा। अब हिंदी नाटक केवल दृश्य या देखने की सीमा से बंधा न रह सका, बल्कि रेडियो के द्वारा वह सुना भी जाने लगा। फलतः रेडियो के अनुरूप रेडियो नाटक भी लिखे जाने लगे। इस युग में पौराणिक नाटकों की या तो रचना बहुत कम हुई या फिर उन पौराणिक नाटकों में आधुनिक युग की समस्याओं को उभारा गया। इस युग के प्रमुख पौराणिक नाटकों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित गांधारी, रांगी राघव द्वारा रचित स्वरभूमि यात्रा, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित ययाति आदि का नाम लिया जा सकता है। इस युग में मोहन राकेश ने अपने 3 नाटकों लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन व आधे अधूरे के द्वारा हिंदी नाटक की विकास यात्रा को एक नया मोड़ दिया। उनका प्रमुख नाटक आधे अधूरे वर्तमान युग की पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं के साथ साथ मध्य वर्ग की नारी की चिंताजनक दशा को दर्शाता है। इस युग के अन्य प्रमुख नाटककारों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जैसे उनके नाटक हैं मिस्टर अभिमन्यु, अंधा कुआं, रक्त कमल। मन्नू भंडारी का नाटक बिना दीवारों का घर, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, भीष्म सानी की हानूस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी, लड़ाई, कल भात आएगा, विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल, सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी, 8वां सर्ग। ये जो मैंने अभी नाटककारों के, आधुनिक नाटककारों के नाम बताए और उनके नाटक बताए हैं, ये तो केवल एक वानगी के रूप में है। इनके और भी अनेक नाटक हैं। इस युग के प्रमुख गीति नाट्यों में अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। एक कंठ विश्व पाई, जिसे दुष्यंत कुमार ने लिखा, आदि का नाम भी हम ले सकते हैं। इसी प्रकार इस युग में अनेक नाटककारों जैसे विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण, धर्मवीर भारतीय अलग है और धर्मवीर भारतीय दूसरे नाटककार हैं। धर्मवीर भारतीय का नाटक है नीली झील। लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस में उन्होंने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। वर्तमान समय में भी अनेक नाटककार जैसे सुशील कुमार सिंह, श्रीमती कुसुम कुमार, गोविंद चातक, शंकर, शेष आदि हिंदी नाटक की विकास यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं।